हेलो बच्चों। तो हम लोग का 8वां लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा लेट हुआ, इसमें बीच में मैंने ऑर्गेनिक अभी तो डाला हुआ है, फिर डालता रहूँगा। बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल है, तो आई होप आप लोग कोऑपरेट करोगे। मैं डालता रहूँगा ऐसे, जैसे समय मिलेगा ना तो आपके लिए एक प्लेलिस्ट बन जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो टेस्ट में आ रहा है ऐसे आ रहा है वैसे, आपके लिए एक प्लेलिस्ट बन जाएगा। आप कभी भी इसे रिवाइज कर सकते हो, कभी भी पढ़ सकते हैं इसमें। ठीक है ना बाबू? तो हम लोग लास्ट में क्या बात किए थे? आई होप आप लोग का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। ठीक है ना? देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है ना, अपने टीचर से बात करिए। कोई भी दिक्कत हो, किसी को डिप्रेस नहीं होना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, बस आगे बढ़ते रहना। बहुत आगे जाना है अभी, ठीक है ना? अभी थोड़े से में ही आप अगर डिस्टर्ब हो जाओगे तो ये सही थोड़ी है। अभी आप बहुत लंबा रास्ता आपको कवर करना है। आपने मेरा पोएम भी सुना होगा। इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। तो फिर संडे को मैं आऊँगा अपने नए पोएम के साथ, ठीक है ना? आपको मैं मोटिवेट करता रहूँगा। तो वो वाला पोर्शन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, बस आप पढ़ते रहिए। कोई भी दिक्कत हो कभी भी, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। ठीक है ना बाबू? चलिए हम लोग शुरू करते हैं। मैं लास्ट में बात कर रहा था एंट्रोपी के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं एंट्रोपी। ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्या बताया था बाबू? क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, कि कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस, कोई भी केमिकल प्रोसेस हो या फिर कोई भी कैसा भी प्रोसेस हो, अगर आपको उसमें चेक करना है कि वो स्पॉन्टेनियस है कि नहीं। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद हो, एनर्जी आपको देनी ना पड़े। तो कैसे हम उसको करते हैं बाबू? कैसे करते हैं बताइए आप लोग? दो फैक्टर बताया था मैंने, एनर्जी फैक्टर एंड एंट्रोपी फैक्टर। अगर एनर्जी कम, किसी भी सिस्टम का एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा तो स्पॉन्टेनियस, एनर्जी ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस। समझ रहे हो बात को? अब देखो दूसरी बात, एंट्रोपी। मैंने कहा था एंट्रोपी क्या, उसी को पढ़ना है डिटेल में हमको। लेकिन मैंने आपको थोड़ी बातें बताई थी कि एंट्रोपी का मतलब फिलहाल समझिए रैंडमनेस। और जब एंट्रोपी, बस इतना याद कर लो कि एंट्रोपी बढ़ेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने के नाते स्पॉन्टेनियस हो जाएगा मोमेंट। पूरा का पूरा पूरा प्रोसेस क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। अब ध्यान से देखिए, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एंट्रोपी को डिटेल में। ध्यान से समझेंगे इस बात को। क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू? एंट्रोपी। एंट्रोपी जिसको हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज एंट्रोपी। एंट्रोपी कैसे, क्या बात करेंगे बाबू? तो देखिए मैं बताऊं आपको, पूरा केमिस्ट्री नहीं पड़ जाएगा, थोड़ा सा इलॉजिकल है, लेकिन एंट्रोपी कहीं भी अगर आपको कहीं भी मेजर करनी हो, कहीं भी पता करना है एंट्रोपी बढ़ रहा है घट रहा है ना, तो वॉल्यूम ले लो। क्या ले लो? सिस्टम का अगर वॉल्यूम पहले से ज़्यादा थोड़ा बढ़ जा रहा है ना, तो समझ लो रैंडमनेस बढ़ रहा है। और रैंडमनेस बढ़ रहा है तो एंट्रोपी बढ़ रही है। समझिए इस बात को, हमेशा यही समझना, ठीक है ना? किसी को बताना नहीं, कहेगा अरे कौन पागल तुमको बताया है। लेकिन देखना बाबू 99.9 के 100% क्वेश्चन आपको यहाँ से सही हो जाएंगे। समझ रहे ना? तो एंट्रोपी, एंट्रोपी कैसे हम डिफाइन कैसे करेंगे? एंट्रोपी इज द मेजरमेंट ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम। कोई भी सिस्टम कितना रैंडम है, कितना बिखरा हुआ है, डिसऑर्डरनेस कितनी ज्यादा है, उसकी एंट्रोपी उतनी ज्यादा है। यानी कि एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस। क्या? एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस। समझ में आया? जैसे दिवाली आती है तो आपका घर पूरा एकदम मैनर्ड वे में, हर एक चीज, बेड वगैरह सब कुछ एकदम, कपड़ा वपड़ा सब कुछ एकदम, सब कुछ बर्तन, मतलब एवरीथिंग आपका एकदम मैनर्ड में होता है। तो यानी कि एंट्रोपी कम है। और दूसरे दिन दिवाली के बाद ही देखिए, ध्यान से देखिए, कभी छत पे चले जाओ दिवाली के बाद, जहाँ पे आप पटाखा फोड़े रहते हो, पूरा एकदम गजब का गंदा लगता है। लगता है कि नहीं लगता? सही बताना। तो यानी कि एंट्रोपी क्या हो गई है? बहुत भयंकर बढ़ गई है। समझ रहे ना एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? एंट्रोपी रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस, यही होता है एंट्रोपी। तो हम क्या लिखेंगे बाबू? एंट्रोपी कैसे डिफाइन करेंगे? the measurement of a randomness, या फिर क्या बोल दो इसको, disorderness of a system is called entropy। क्या बोलेंगे उसको? एंट्रोपी। समझ गए? कोई दिक्कत? बस जितना बताया है बस उतना उसी पे चिपके रहिए, ठीक है ना बाबू? सारे क्वेश्चन होंगे, जेईई मेंस, आईआईटी, नीट सारे होंगे। ध्यान से देखिएगा, बस सिंपल सा फॉलो करते रहिए। डिसऑर्डरनेस का मतलब एंट्रोपी। अभी मैं आपको ले जाऊंगा, बहुत डीप में ले जाने वाला हूँ आज, बस एकदम ध्यान से सुनते रहिए इसको। हम क्या बोलेंगे बाबू? इट इज ए स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ स्टेट फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सारी चीजें शुरू में लेक्चर नंबर 1-2 में ही आपको मैंने बता दिया था। फंक्शन एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बताया था मैंने। तो अगर ये स्टेट फंक्शन है तो वी कैनॉट कैलकुलेट
एग्जैक्ट वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी. So we calculate, we cannot calculate exact value of entropy, so we calculate change in entropy. तो हम क्या कैलकुलेट करते हैं बाबू? चेंज इन एंट्रोपी. और आपको पता है चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस. तो कोई भी चीज हम क्या लिखते हैं बाबू? अगर हम बात करें किसकी? केमिकल रिएक्शन की. किसकी बात करें बाबू? केमिकल रिएक्शन. केमिकल रिएक्शन में अगर आपको डेल्टा एस निकालना है तो क्या करोगे बाबू? बताइए क्या करोगे? एस प्रोडक्ट माइनस एस रिएक्टेंट. और अगर फॉर कोई भी पिस्टन प्रोसेस है, सिलेंडर पिस्टन प्रोसेस, जैसे मैंने बताता आया हूं एकदम वही परंपरा को फॉलो करते हुए चलिए. फॉर सिलेंडर पिस्टन सिस्टम, फॉर सिलेंडर पिस्टन सिस्टम क्या लिखेंगे डेल्टा एस को हम? एस फाइनल माइनस एस इनिशियल. इतनी बातें नोट करें. देखिए कुछ है नहीं इसमें, बस वही ढल रहा है हमारा, वही चलते जा रहे हैं. ठीक है, नोट कर लियोगे. चलिए आगे देखते हैं न्यूमेरिकली हम कैसे देखेंगे इसको. ध्यान से देखेंगे न्यूमेरिकली. कौन कली बाबू? न्यूमेरिकली डिफाइन करते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी. ध्यान से देखेंगे इस बात को. देखिए क्या है डेल्टा एस. क्या है बाबू? एक सेकेंड. यस, डेल्टा एस क्या है? क्यू रिवर्सिबल बाय टी. याद रखेंगे द रेशियो ऑफ हीट गिवन एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर. ध्यान समझेंगे द रेशियो ऑफ हीट गिवन एंड टेम्परेचर. ध्यान से देखो इस बात को समझो. डेल्टा एस क्या, इसकी वैल्यू क्या होती है? जूल यूनिट. इसकी क्या होगी? केल्विन. तो हम क्या लिख देंगे? जूल पर केल्विन. क्या लिख देंगे? जूल पर केल्विन लिख देंगे. अगर ये किस में हो? कैलोरी में है तो कैलोरी पर केल्विन. डिग्री सेल्सियस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. बस इसका क्या हो गया? ये यूनिट हो गया. और कोई बात बाबू? ध्यान से देखेंगे तो डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी क्या मिल गया आपको? क्यू बाई टी. क्या मिल गया बाबू? क्यू बाई टी. रिवर्सिबल क्यों लिखते हैं? रिवर्सिबल इसलिए लिखते हैं बाबू, देखिए बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है ये. मान लो ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा आपका कोई एक बल्क सिस्टम है. आपको यहाँ पे इसकी एंट्रोपी को बढ़ाना है. आप क्या कर रहे हो? इसको हीट दे रहे हो, यानी कि एक एक मॉलिक्यूल, एक एक पार्टिकल को आप हीट दे रहे हो. ठीक है ना वो? तो टेम्परेचर घटाओगे एंट्रोपी कम, टेम्परेचर बढ़ाओगे एंट्रोपी है ज़्यादा. याद करो रिवर्सिबल प्रोसेस मैंने बताया था, बहुत ही छोटा, बहुत ही स्मॉल स्टेप में चेंजेस होते हैं और बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है. इसीलिए हम लगाते हैं क्या? क्यू रिवर्सिबल. और कोई इसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है. आप हीट दिया रहेगा क्वेश्चन में, आपको तुरंत उससे बातें करनी है. तो याद क्या रखना है? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाई टी. नोट कर लें फटाक से नोट करिए. ठीक है, चलिए ध्यान से देखें. जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एंट्रोपी से, न्यूमेरिकल से ज्यादा क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनते हैं. क्या बनते हैं? जो मैं बताने जा रहा हूं. ध्यान से देखेंगे इसको. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी. क्या क्या फैक्टर हैं जो एंट्रोपी को अफेक्ट करते हैं? ध्यान से देखिए. पहली हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट. क्या बात करेंगे बाबू? फिजिकल स्टेट. पहला क्या बात होगा? फिजिकल स्टेट मतलब कितने मैटर होते हैं? 3 मैटर जो पढ़ना है हमको. ठीक है, पता है 5. आईसीसी वाले कूद रहे होंगे 5 सर. बोसाइन, साइन, कंडेंसेट, प्लाज्मा. ठीक है, हमको 3 पढ़ना होता है. देखिए ध्यान से. तो हम बात करेंगे फिजिकल स्टेट कितने? 3. फिजिक्स कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो नहीं, सॉलिड लिक्विड गैस. कौन से बाबू? सॉलिड लिक्विड गैस. तो अगर आप बात करो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स पास होते हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर, और गैस के मॉलिक्यूल बहुत लंबे समझते हैं, बहुत लंबे, बहुत दूर. तो एक बात बताओ, दूर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता. ऐसा मान के चलते हैं कि गैसेस के क्या, आइडियल गैस अगर मान के चले तो उनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है. और हम बात करें लिक्विड की तो उनके बीच में हाँ कुछ अट्रैक्शन है. और सॉलिड की तो बहुत बम्पर चढ़ गए ऊपर है, एकदम भयंकर अट्रैक्शन है कि नहीं? अब देखो, अगर आप सेम टेम्परेचर दोगे तीनों को तो आप खुद बताओ यार कि कौन सा ज्यादा वॉल्यूम में चेंज करेगा अपने, कौन सा ज्यादा डिसऑर्डरनेस होगा. जब टेम्परेचर दोगे तो आपको मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हो,
आपको मैंने पढ़ा रखा है गैस स्टेट में एनर्जी इक्वल टू 3/2 kT, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बताओ क्या होगा, बताओ क्या होगा बाबू, मॉलिक्यूल्स का क्या हो जाएगा, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी दूर भागना चाहेंगे। कौन दूर भागेगा? जिसके बीच में कोई बंधन नहीं, कोई बॉन्ड ही नहीं है, कोई अट्रैक्शन ही नहीं है। तो एक तरह से हम देखें नॉर्मली तो ऐसे समझो ना, ऐसे समझो, नहीं समझ में आ रहा था ऐसे समझो, बहुत आसान तरीके से। मान लो तुम्हारे पास बर्फ है, बर्फ आपने इतना टुकड़ा बर्फ लिया है, उसको अपने हाथ पे रखिए फ्रिज में से निकाल के, वो तुरंत पिघल जाएगा, फैल जाएगा। फैल जाएगा इन द सेंस पहले इतने में था, अब इतना डिसऑर्डरनेस क्या हुआ, बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सही बताना, बढ़ा कि नहीं बढ़ा? अब उस लिक्विड को आप गर्म करो, उस लिक्विड को गर्म करो, कर दिया गर्म, ओके, मजा आ गया, उड़ गया, भाप बन के उड़ गया। पहले वो लिक्विड था, अब पूरे कमरे में फैल गया। पहले इतने तुम्हारे हाथ पे था, हथेली पे था, सिर्फ पाम पे वो था, समझो बात को। पहले जो सॉलिड था इतना यहाँ था, फिर जब लिक्विड बना पूरा फैल गया, और जब वेपर बना तो पूरे कमरे में फैल गया। यानी कि डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है जब आप सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस कर रहे हो। और सबसे ज्यादा डिसऑर्डर किस कौन है बाबू? गैस। उससे कम लिक्विड, और सबसे कम हमारा आता है बाबू प्यारा सा सॉलिड। कोई दिक्कत किसी को? तो फिजिकल स्टेट की बात करें तो एंट्रोपी ऑफ गैस ऐसे लिखो, एस ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? दूसरी बात कर ले, दूसरी बात कर ले, दूसरी बात कर लीजिए। फॉर केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में कैसे देखना है? फॉर केमिकल रिएक्शन, फॉर केमिकल रिएक्शन याद करो, मैंने बताया था आपको केमिकल रिएक्शन में डेल्टा एनजी, डेल्टा एनजी क्या होता है? एनपी माइनस एनआर, एनपी माइनस एनआर, एनपी माइनस एनआर, याद आ रहा है? अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा, ध्यान समझो इस बात को, अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा तो डेल्टा एनजी क्या? पॉजिटिव। ध्यान से इस बात को समझेंगे। अगर नंबर, इफ एनपी ग्रेटर देन एनआर, तो हमें क्या मिलता था? डेल्टा एनजी पॉजिटिव, यानी कि डेल्टा एनजी बढ़ रहा है, यानी कि चेंज इन मोल बढ़ रहा है। पहले कम मोल था, ज्यादा मोल हो गया, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है तो फैलेगा, पहले से ज्यादा होगा, पहले से ज्यादा ऑक्युपाई करेगा एक स्पेस, यानी कि रैंडमनेस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो याद रखिएगा इस बात को कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है और डेल्टा एनजी आ गया पॉजिटिव, तो हम क्या बोलेंगे उसे? पहला केस डेल्टा एनजी पॉजिटिव, तो यानी कि एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। दूसरा केस, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या हो? कम हो नंबर ऑफ रिएक्टेंट से, तो डेल्टा एनजी क्या आ जाएगा बाबू? जीरो। क्या आ जाएगा? मतलब निगेटिव। क्या आएगा? निगेटिव। तो क्या कर देना? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। हम कहते हैं सर तीसरा केस बताइए, जब डेल्टा एनजी जीरो हो जाता है। तो बाबू जब डेल्टा एनजी जीरो हो जाएगा तो कोई जरूरी नहीं हम एक ही फैक्टर देखें, तब हम दूसरे फैक्टर को देखेंगे। नहीं तो अगर कुछ सारे फैक्टर कुछ नहीं मिल रहा तो क्या बोल देना? कह देना अरे कांस्टेंट है, एंट्रोपी बढ़ नहीं रही है। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा, नोट कर रहे हो ना? तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा 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 हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंट्रोपी। बात करें टेम्परेचर की। किसकी बात करें बाबू? टेम्परेचर। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था शुरू में ही कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल भागने को बेकरार, किस फार्मूले से? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 3/2 केबीटी। केबीटी क्या है? केबी मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। केबी कौन है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर। तो टोटल एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और बाबू एक बात बताओ, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोई भी मॉलिक्यूल दूर दूर भागना चाहेगा, और कौन बहुत ज्यादा लंबे लंबे भागेगा? जिसके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। तो गैस ये कैसा है जिसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है? टेम्परेचर बढ़ाते ही भक से भाग जाएगा। भाग जाने का मतलब वॉल्यूम बढ़ा, वॉल्यूम मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ा, डिसऑर्डर मतलब रैंडमनेस बढ़ा, रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी बढ़ी। तो हम कह सकते हैं एंट्रोपी ऑफ गैस। तो मैंने बता दिया टेम्परेचर में क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंट्रोपी इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर यानी कि डेल्टा एस क्या मिलेगा? ग्रेटर देन जीरो, यानी कि पॉजिटिव। क्या मिलेगा बाबू? पॉजिटिव। बात कर ले टेम्परेचर का छोटा भाई प्रेशर। तो आप मुझे बताओ, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाना चाह रहे हैं, तुम उसको प्रेशर लगा के ऐसे ऐसे कम कर दे रहे हो, तो बताओ डिसऑर्डरनेस कम हुआ कि नहीं हुआ? क्या कम हुआ? डिसऑर्डरनेस कम हुआ तो रैंडमनेस कम हुआ, रैंडमनेस कम हुआ तो एंट्रोपी कम हुई, एंट्रोपी कम हुई, लिखो तो तब कम हो गया। तो अब क्या बताएं? तो प्रेशर बढ़ा तो एंट्रोपी घटी। क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? बढ़ा।
यहां पे क्या हुआ था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटा था। बोलो नेक्स्ट, नोट करो, मिटा दो जल्दी। एक और लिख लो, इन मिक्सचर्स, दुनिया के नवाबों कोई मिक्सचर हो, एक बात बताओ, सॉलिड को गैस में मिलाओ, सॉलिड को लिक्विड में मिलाओ, सॉलिड को सॉलिड में मिलाओ, लिक्विड को गैस में मिलाओ, लिक्विड को सॉलिड में मिलाओ, लिक्विड को लिक्विड में मिलाओ, गैस को सॉलिड में मिलाओ, गैस को लिक्विड में मिलाओ और गैस को गैस में मिलाओ, 9 तरह के मिक्सचर बन रहे कि नहीं बन रहे हैं। इन 9 तरह के मिक्सचर में बाबू कुछ भी कर लो तुम, वॉल्यूम तो बढ़ेगा, अमाउंट तो बढ़ेगा। पहले 2 मोल थे, 2 मोल सॉलिड में 2 मोल लिक्विड मिला दिए, 4 मोल हो गए। मोलवा बढ़ा कि नहीं बढ़ा बाबू, मोल बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बोलो हाँ। और अगर बढ़ा तो जैसे मोल बढ़ा, अमाउंट बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ा, डिसऑर्डरनेस बढ़ा, एंट्रोपी बढ़ी। तो कोई दुनिया कोई मिक्सचर हो, लिख देना एनी मिक्सचर, कभी भी 2 सब्सटेंस को मिक्स कर रहे हैं, एनी मिक्सचर इन द वर्ल्ड, एनी मिक्सचर इन द वर्ल्ड, एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज। एंट्रोपी क्या होगा, नोट कर लें, इसके शॉर्ट लें, फोटो खींच लें, जो मन करे करें, आगे बढ़े, मुस्कुराते रहें। देखते हैं लिख लीजिए एग्जाम्पल्स ऑफ एंट्रोपी, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एंट्रोपी, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एंट्रोपी। कौन ट्रॉपी बाबू, एंट्रोपी, सम इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ एंट्रोपी। पहला बात करें हम लोग, पहला देखिए कुछ रिएक्शंस हैं जो आपको याद रखनी है, याद क्या रखनी है उसका भी मतलब अपना कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं याद रखना है। मान लो मैं कहूँ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, क्या कहूँ, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमर, पॉलीमर बनता है कैसे, मोनोमर, 10 मोनोमर है मिला दिए, समझो बात को, मतलब इथाइन है, 10 ठो इथाइन ले लो, बहुत ज्यादा इथाइन ले लो, तो हम क्या कहते हैं, पॉलीथीन, सॉरी इथीन है, क्या है, इथीन, बहुत ज्यादा इथीन है, उसको मिला दो, ऐसे नहीं मिला देते हैं कि मतलब पकड़ के इथीन मिला दिए, बहुत सारा उस पर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, प्रेशर, अपना कैटलिस्ट, बहुत सारा जिगलर नाटा काटले, पढ़ेंगे आप लोग पॉलीमर, भाई आप लोग तो बहुत पढ़ाकू इंसान है ही, पढ़ेंगे आप लोग। तो अब देखिए इथीन 10, कम से कम मान लो 10,000 मॉलिक्यूल इथीन थे, कितने थे, अब तुमने क्या किया, उसको सबको एकदम मिला दिया, मिल गया 1 मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीथीन। बताओ इतने मॉलिक्यूल थे, अब क्या हो गए, 1 मॉलिक्यूल, तो तुम मुझे बताना यार, पहले इतने थे अब इतने हो गए, बोलो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कौनो हो जाए, कौनो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो, एंट्रोपी हमेशा घटेगी। क्या होगी बाबू एंट्रोपी, तो कोई भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो तो एंट्रोपी ऑलवेज डिक्रीज। तो पहला ले लें एग्जांपल, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन लीड्स टू डिक्रीज इन एंट्रोपी, क्वांट्रोपी, एंट्रोपी। एग्जाम्पल ले लो, इथीन, नहीं बनाना आता है सीख लो ऐसे बनाओ, ओके सर ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक के, छोड़ो जाने दो, चलो ये इथीन है, n नंबर ऑफ मोल ले लो, कितने ले लो, n, तो ये क्या बन जाता है बाबू, पॉलीथीन, क्या हो जाएगा, पॉलीथीन। अच्छा चल रहा है, सर को लगता है फार्मूला याद नहीं है इसलिए लिख रहे हैं, तो बाबू इथीन का फार्मूला क्या होता है बताओ मुझे, इथेन का क्या होता है, C2H6, इथीन का क्या होता है C2H4, इथाइन का C2H2, तो कैसे याद करते हैं, CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2, देखिए याद आ रहा है हमको, C2H4 n नंबर, समझ गए। तो क्या हो गया, इथीन से पॉलीथीन बनना, सर कह रहे हो सर को एक ही याद ही लग रहा है, ठीक है। और देख लो, मान लो तुमने ले लिया 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, क्या ले लिया, 3 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, पानी में डालो एसोसिएट हो जाता है CH3COOH, ये सब किसके एग्जांपल हैं, पहले 3 मोल था अब 1 मोल है, एंट्रोपिया क्या हो रही है बाबू, घट रही है। तो याद रखना कोई भी पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हो, एंट्रोपी हमेशा क्या होगी, घटेगी, क्या होगी, घटेगी। दूसरा देखिए क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन, कैसा रिएक्शन बाबू, क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि पानी से क्या बन जा रहा है, पानी से क्रिस्टल बन जा रहा है। क्रिस्टल मतलब बाबू प्योर सॉलिड फॉर्म, प्योर सॉलिड फॉर्म। तो बताओ यार पानी से क्या बन रहा है, क्रिस्टल, पानी का एंट्रोपी क्या था, ज्यादा, इसका एंट्रोपी सॉलिड का क्या हो जाएगा, कम, तो ज्यादा से क्या हो रहा है, कम,
सूर्य सर कहते हैं ना बतिये खत्म। तो एंट्रोपी क्या हो रही है? कम हो रही है। क्या हो रही है? कम हो रही है। ओके ओके, अब देखिए तीसरा, कोई कह दे फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो तो क्या होगा बाबू? तो बाबू क्या था? प्रेसिपिटेशन कैसे फॉर्म होता है? लिक्विड रहता है, लिक्विड से क्या बन जाता है? सॉलिड बन जाता है। तो इसका भी क्या एंट्रोपी? क्या ज़्यादा, एंट्रोपी इसका कम, यानी कि डेल्टा एस क्या मिलेगा? लेस देन 0, यानी कि इसका भी एंट्रोपी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो याद रखेंगे, पहला क्या बताया था? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, दूसरा क्या बताया था? क्रिस्टलाइजेशन रिएक्शन, तीसरा क्या बताया? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ये सब में इसमें एंट्रोपी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। नोट कर लें। देखो दो एक्सेप्शंस आते हैं, वही बता दे रहा हूं। उससे पहले कार्बन का ले लो एग्जांपल। 3 एग्जांपल हुए। देखो, आपको पता है कार्बन का इलेक्ट्रॉप होता है, तो कार्बन ग्रेफाइट, और आपके पास है बाबू कार्बन का डायमंड वाला फॉर्म, 2 इलेक्ट्रॉप है। अब बता दो ना मुझे कि हार्ड इसमें से कौन होता है? वेरी हार्ड। बताओ बहुत हार्ड कौन है इसमें से? डायमंड। क्यों? क्यों? उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर नहीं है, उसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन नहीं है। समझो इस बात को। तो हमको पता है ग्रेफाइट के सॉफ्टनेस की वजह से हम उसको पेंसिल के रूप में यूज करते हैं, उसको ल्यूब्रिकेंट के रूप में यूज करते हैं। तो इसके लिए इसकी एंट्रोपी हमेशा क्या होगी बाबू? ज्यादा नहीं। अगर विश्वास है तो पेंसिल का लीजिए, पेंसिल का जो नोक होता है उसको हाथ टच करिए, हाथों में लग जाएगा, यानी इतना सॉफ्ट होता है। तो एंट्रोपी किसकी ज्यादा? कार्बन ग्रेफाइट की एंट्रोपी डायमंड से ज्यादा। ठीक है। पूछेगा स्टेबल दोनों में से कौन ज्यादा? तो स्टेबल ज्यादा ये होता है बाबू, स्टेबल ये ज्यादा होता है। डायमंड इज मोर स्टेबल देन ग्रेफाइट। लेकिन सिर्फ अगर स्टेबल लिखे तो, अगर लिख दिया थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी लिख दिया तो क्या कहोगे? कह देना कि गुरुजी बताए थे ग्रेफाइट इज मोर थर्मोडायनामिकली स्टेबल देन डायमंड। कौन मंड? डायमंड। चलिए नोट करो। चलिए हम बात करते हैं कुछ एक्सेप्शंस की, जिसकी वजह से जो हम क्राइटेरिया बताते हैं ना कि एनर्जी वाला क्राइटेरिया और एंट्रोपी वाला क्राइटेरिया सब फेल हो गया था। एक्सेप्शंस बात कर लेते हैं। पहला बॉइलिंग ऑफ एग। पहला क्या है बाबू? बॉइलिंग ऑफ एग। ध्यान से देखिएगा, बॉइलिंग ऑफ एग। अंडा खाते हो? मैं तो बाबू नहीं खाता हूँ, प्योर वेजिटेरियन। आप भी वेजिटेरियन बने, शुद्ध लाइफ जिए, वेजिटेरियन बने। ठीक है ना बाबू? ठीक, इसलिए नहीं कि छोड़ जाने दो। ये बताओ, एग जब बॉईल करते हैं, एग को कभी तोड़ा है कच्चा? बहुत लोग तोड़े होंगे। तो उसमें पूरा एकदम लिक्विड भरा होता है। जब उसको बॉईल करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाता है बाबू? सॉलिड में। लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? देख रहे हो बॉइलिंग का मतलब? बॉइलिंग में क्या देखते हो? लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होता है। देखो यहाँ पे लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में। यानी कि ऑन बॉइलिंग एग जो अंदर का लिक्विड होता है बाबू किस में कन्वर्ट होता है? सॉलिड में। तो अगर इसको देखोगे ना, धोखा है ये। क्या है बाबू? धोखा। इसको देखो क्या कह रहे हैं? सर एंट्रोपी घट रही है और डेल्टा एस क्या आ जाएगा? निगेटिव आ जाएगा। अब देखो ले, गलत। होता क्या है? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? कैसे डिफाइन करेंगे? देखो होता क्या है बाबू, जब अंडा जो होता है उसमें प्रोटीन, जो व्हाइट वाला पार्ट है उसे क्या बोलते हैं बाबू? एल्बुमिन। वो पूरा प्योर प्रोटीन होता है। और जो यॉक होता है, येलो वाला पार्ट, वो क्या होता है? फैट होता है। इसलिए देखो जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो वाला फैट वाला पार्ट हटा खाते हैं ताकि उनके, हाँ समझ जाओ, वही बतिया। ठीक है ना? अब देखो, अंडा में जो प्रोटीन होता है वो क्वाइल्ड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है बाबू? क्वाइल्ड फॉर्म में। क्वाइल्ड मतलब उलझा हुआ, एकदम सिकुड़ा हुआ, उलझा हुआ। जब हीट उसको दी जाती है, बाबू, तो ये जो, जैसे मैगी आप लोग तोड़ते हो मैगी तोड़ते हो कि नहीं? बताइएगा।
तो ये क्वाइल्ड प्रोटीन है। क्या है? क्वाइल्ड प्रोटीन ऑन हीटिंग कन्वर्टेड इनटू अनक्वाइल्ड फॉर्म। किसमें बाबू? अनक्वाइल्ड फॉर्म। और बाबू एक बात बताओ, पहले इतना था, जैसे नहीं होता ऊन लपेटा होता है, मम्मी में स्वेटर बुनती थी पहले, तो उसको इतना बड़े गोला कभी उसको निकाल देखो अझुरा जाता था। अझुराना समझते हैं? मतलब बहुत फैल जाता था और उसी में कॉम्प्लेक्स फॉर्म एकदम बन जाता था, जैसे डीएनए लपेटा होता न्यूक्लियस के ऊपर, है कि नहीं? अब देखिए क्वाइल्ड प्रोटीन से क्या हो गया? अनक्वाइल्ड फॉर्म में, यानी कि एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। तो जहाँ याद रखना इस बात को कि ऑन बॉइलिंग है कि एंट्रोपी इंक्रीजेस। ये रीजन है उसका कि प्रोटीन जो उसका प्रोटीन है क्वाइल्ड फॉर्म में है, वो अनक्वाइलिंग हो जाती है, उसकी डीनेचर्ड कहते हैं उसको। पढ़ेंगे आप लोग बढ़िया से, बायोमोलिक्यूल में पढ़ेंगे, पढ़िएगा। वहाँ पे प्रोटीन होते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी होता है, क्वाटरनरी होता है, ये सब पढ़ेंगे आप लोग। समझ रहे हैं बाबू? तो याद रख लेंगे इसको, पढ़ लें, इसको देख लें। ओके डन। देखिए आगे नेक्स्ट लिखिएगा बाबू, स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। क्या? स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। स्ट्रेचिंग ऑफ रबर, ध्यान से देखेंगे क्या होगा। तो क्या होगा? क्या एक रबर खींच रहा हूं मैं, पहले कम वॉल्यूम था, अब ज्यादा हो गया, खत्म, रैंडमनेस बढ़ गया। नहीं, जब उसे अंदर से ऑब्जर्व करोगे बढ़िया से, केमिस्ट के दिमाग से, एक फिजिसिस्ट के दिमाग से, तो कहोगे, क्या कहोगे? देखो कि जो बाबू अनक्वाइल्ड होते हैं, प्रोटीन की बात नहीं कर सकते हैं, सीधे बोल दो कि मतलब अनक्वाइल्ड मॉलिक्यूल्स। क्या बोल दें? अनक्वाइल्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ रबर। जब उसको खींचते हो बाबू तो वो क्वाइल्ड फॉर्म में हो जाते हैं। किस फॉर्म में हो जाते हैं? क्वाइल्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? दोहराओ, क्वाइल्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? क्वाइल्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? क्वाइल्ड फॉर्म। तो अनक्वाइल्ड से क्या हो गया? अनक्वाइल्ड से क्या हो गया? क्वाइल्ड फॉर्म। तो एंट्रोपी क्या हो गई बाबू? घट गई। एंट्रोपी क्या हो गई? घट गई, डिक्रीज हो गई। याद रखेंगे इस चीज़ों को, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, ओके। चलिए कुछ एग्जांपल मैं करा दूं अब इनके बेस पे, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं अभी तक जेईई में, नीट में स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछता है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप लोग खुद बताइएगा क्या होगा उसमें से। पहला क्वेश्चन देखिए, N2O4 है, गैस कन्वर्ट हो रहा है किसमें? साथ में लिखते रहे 2NO2, मेरे हटने का इंतजार ना करिए, ठीक है। दूसरा है, देखिए क्या है, लिख रहा है PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस कन्वर्ट इनटू PCl5 गैस, ठीक है। तीसरा क्या लिख रहा है बाबू? लिख रहा है N2 एट 1 atm प्रेशर चेंज इनटू N2 एट 10 atm प्रेशर, यानी कि सेम गैस है, प्रेशर बस बढ़ रहा है। चौथा लिख रहा है Fe 300 केल्विन पे कन्वर्ट हो रहा है Fe 400 केल्विन पे। पांचवा क्या कह रहा है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट सॉलिड है, कन्वर्ट हो रहा है पोटेशियम नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में। छठवां क्या कह रहा है? AgNO3, कौन जी? AG OG लोजी सुनो जी, AQ यानी कि एक्वस प्लस NO3 माइनस एक्वस। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल है आपके, करिए एक बार। बस ये बताना है कि एंट्रोपी घट रही है कि बढ़ रही है, एंट्रोपी घट रही है कि बढ़ रही है। देखिए पहला केस, N2O4 गैस जो है वो कन्वर्ट हो रहा है, तो पहले सीधे से कह सकते हैं यार नंबर ऑफ मोल 1 था, नंबर ऑफ मोल बढ़ गया, यानी कि अगर डेल्टा NG निकालेंगे तो NP माइनस NR करते हैं, NP माइनस NR करेंगे तो NP कितना है 2, NR कितना है 1 आया 1, यानी कि डेल्टा NG पॉजिटिव, यानी कि एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। एंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। दूसरा देखिए PCl3 प्लस Cl2, यानी कि 2 मोल थे 1 मोल बन गए, यानी कि अगर हम डेल्टा NG निकालेंगे तो क्या हो गया? NP माइनस NR, NP कितना 1, NR कितना 2, 1 माइनस 2 मतलब -1, यानी कि डेल्टा NG निगेटिव, यानी कि यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो रही है? घट रही है। एंट्रोपी क्या हो रही है बाबू? घट रही है, घट रही है, घट रही है। एंट्रोपी घट रही है नहीं?
बोलो, चेक करो खुद अपने आप से। यहाँ पे N2 1 एटीएम प्रेशर है, यहाँ पे N2 10 एटीएम प्रेशर है, यानी कि प्रेशर हवा बढ़ रहा है। और मैंने बताया था प्रेशर बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, डिसऑर्डरनेस घट जाएगी। डिसऑर्डरनेस क्या होगी बाबू? घट जाएगी। यहाँ पे देखो टेम्परेचर 300 केल्विन था, बाद में कितना हो गया? 400। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मैंने बताया था IMF यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटेगा, तो पास पास नहीं, दूर दूर, सॉरी, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, और बढ़ेगा, दूर दूर भागेंगे तो एंट्रोपियां बढ़ जाएगी, यानी कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एंट्रोपी बढ़ेगी। बताया था कि नहीं बताया था? ऐसे क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट, विश्वास रखिए बस। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड, यानी कि एंट्रोपी बढ़ रही है। सॉलिड से भी एक्वस में जा रहा है, नंबर ऑफ मोल भी बढ़ रहा है, एक्वस में भी जा रहा है, तो एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, भरमार है क्वेश्चन के ऐसे PYQ में, ध्यान से समझेंगे इस बात को। नोट कर ले, देख ले, समझ ले, आगे बढ़ा जाए। एंट्रोपी चेंज इन फेज, कितना टाइम बचा है? एंट्रोपी चेंज इन फेज 12 मिनट। एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन, एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। अब कोई भी फेज ट्रांजिशन हो रहा है तो उसमें एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन, एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। ध्यान से देखें, हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, Q/T। क्या फॉर्मूला है बाबू? Q/T, एक ही फॉर्मूला है डेल्टा S का, Q/T। अब फेज ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? फेज ट्रांजिशन की, ठीक, फेज ट्रांजिशन। तो हम फेज मतलब लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, ये सब जितने भी होते हैं, मतलब वेपोराइजेशन हुआ, ठीक है, और क्या हुआ? फ्यूजन हुआ, क्या हुआ? फ्यूजन, सब्लिमेशन हुआ। तो इस सब में कैसे हम एंट्रोपी को देखेंगे, कैसे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम बात करते हैं सबसे पहले वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन यानी कि क्या? बॉइलिंग। तो देखिए बाबू, डेल्टा S इज इक्वल टू, ध्यान से देखें, कोई भी फेज ट्रांजिशन होगा, प्रेशर क्या रहेगा उसमें? कांस्टेंट। क्या रहेगा? प्रेशर कांस्टेंट। और टेम्परेचर क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट। मैंने बताया था कोई फेज ट्रांजिशन होता है एट द जस्ट टाइम, जब जिस समय मान लो लिक्विड है, मान लो एक मेल्ट हो रहा है, कोई सॉलिड, सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड में। और जैसे ही सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस समय पे लिक्विड का भी टेम्परेचर वही रहता है, सॉलिड का भी रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं ऑल द फेज ट्रांजिशन आर आइसोथर्मल। तो टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट, प्रेशर भी कांस्टेंट है। और आपको पता है बाबू कि जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो हम QP लिखते हैं, और QP को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा H। क्या लिख सकते हैं? तो याद रखना, फेज ट्रांजिशन की बात हो रही, प्रेशर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो प्रेशर कांस्टेंट, तो QP को हम लिखते हैं डेल्टा H, यानी कि हमारा जो फार्मूला होगा डेल्टा H को लिख देंगे क्या? क्या इसे लिख दो QP/T, दिस इज इक्वल टू डेल्टा H। लिख दो यहाँ पे डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन, यहाँ लिख दें TB। क्यों? TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। क्या है बाबू? किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि किसी टेम्परेचर तो है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है? टेम्परेचर। और उसी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर, कोई भी मतलब लिक्विड है, उसका एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी पे वेपोराइज होगा वो, इसलिए हम T को बेहतर है लिख दे क्या? बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन में कभी भी पूछ देता है कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ, और हम खुद पे अरे टेम्परेचर कहाँ गया, समझ रहे हैं? तो इसलिए हम क्या लिख दे इसको? डेल्टा H वेपोराइजेशन। ये क्या है बाबू? चेंज इन, या तो ऐसे लिख दे हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या लिख दें? हीट ऑफ वेपोराइजेशन, या चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग वेपोराइजेशन, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन इसे लिखते हैं ऐसे। कोई दिक्कत किसी को? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम बताओ, नोट कर लो तुम फटाक से, बताइएगा। एग्जांपल ले लो एक, मान लो H2O है, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है H2O वेपर में, 1 मोल है। अब देखिए इसकी यूनिट की बात करिए तो है वेपोराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस, मान लो H2 है तो होगा, तो हम डेल्टा S क्या लिख रहे हैं? डेल्टा H वेपोराइजेशन अपॉन TB, TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, कितना? 100 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट जितना दिया रहा है अपॉन 100 कर दो, आंसर मिल जाएगा। अब बात कर लें डेल्टा H क्या यूनिट होगा? जूल। इसका कितना होगा? केल्विन। अगर हम 1 मोल की बात करते हैं तो क्या लिख सकते हैं? जूल
पर केल्विन पर मोल। कोई दिक्कत, 1 मोल वाटर ले लें तो नोट कर लें, नोट कर लें बाबू। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेपोराइजेशन हो गया, फ्यूजन, मेल्टिंग। दूसरा क्या लिखते हैं बाबू, मेल्टिंग, या इसको क्या नाम देते हैं, फ्यूजन। क्या नाम देंगे, फ्यूजन। यानी कि H2O सॉलिड है बाबू, किसमें कन्वर्ट हो रहा है, H2O लिक्विड। कितने टेम्परेचर पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। और आपको पता है टेम्परेचर सेम है, प्रेशर भी कांस्टेंट है यहाँ पे भी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस हमारे पास क्या होता है, Q/T होता है। तो हम लिख दें QP/TM लिख दें। क्यों लिख दें बता रहा हूँ। यहाँ पे QP को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच फ्यूज लिख दो, यानी कि डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन TM। TM मतलब मेल्टिंग पॉइंट। ये फॉर्मूला मिल गया आपको, ध्यान से देखें। तो लिख सकते हैं डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस फ्यूजन। यहाँ क्या लिख दो, डेल्टा एस पिछले वाले में लिख देना डेल्टा एस वेपोराइजेशन। यहाँ पे क्या लिखोगे, डेल्टा एस फ्यूजन। यहाँ देखो पिछले वाले में देखो डेल्टा एस क्या लिख देना, वेपोराइजेशन। दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन TB, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पे होता है वेपोराइजेशन। यहाँ पे क्या लिख देना, डेल्टा एस फ्यूजन, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन TM। TM क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। क्या है बाबू, मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि वो टेम्परेचर जिसमें कोई सॉलिड क्या हो जाएगा, मेल्ट। दैट्स ऑल। लिखिए जल्दी से, लिख दीजिए लिख दीजिए लिख दीजिए। लिख देते सब्लिमेशन के लिए, दोनों का सम हो जाए। कैसे, देखिए ध्यान से। सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से गैस। तो सब्लिमेशन के लिए तीसरा, सबलिमेशन, सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन मतलब आपको क्या, यानी कि सॉलिड से सीधे क्या बन जाना, गैस। और आप मुझे बताना यार, सॉलिड से गैस बनने के लिए सॉलिड से पहले क्या बनेगा, मान लो लिक्विड बन रहा है। क्या बन रहा है, लिक्विड। लिक्विड से फिर क्या बन रहा है, गैस। तो देखो अगर मैं कहूँ सॉलिड से गैस बन रहा है, इसको लिख दे रहा हूँ डेल्टा एच सब्लिमेशन। क्या लिख दे रहा हूँ, डेल्टा एच सब्लिमेशन। तो सॉलिड से पहले क्या बना, लिक्विड। यहाँ लिख दो क्या, सॉलिड से लिक्विड बना H फ्यूजन, और ये क्या बना, डेल्टा एच वेपोराइजेशन। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल्टा एच जो है, यानी कि डेल्टा एच सब्लिमेशन, दिस इज इक्वल टू डेल्टा एच फ्यूजन प्लस डेल्टा एच वेपोराइजेशन। बस अगर क्वेश्चन में ही दिया है तो इससे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं तो कोई बात नहीं। हीट ऑफ सब्लिमेशन अगर दिया हुआ है तो हम क्या कर देंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच यानी तो सब लिख दो अपॉन T। बस मतलब केस है, ये सब बताया नहीं जाता, मतलब ऐसे केस बता दूं ताकि आपको आसान लगे। तो हमारे पास क्या मिला, क्या मिला, देखते हैं टाइम है कि नहीं। इसका अपोजिट किया ना, तो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं कैसे आते हैं, ठीक है ना। मैं बात करूं, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। देखिए अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। द डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 60 किलो जूल पर मोल। कितना है, 60 किलो जूल पर मोल। देन वैल्यू ऑफ change in entropy, then value of change in entropy for vaporization of liquid is 200 joule per Kelvin per mole. Calculate boiling point of liquid। देखो कितना सा प्यारा क्वेश्चन है। जे मेंस में ऐसे क्वेश्चन की भरमार होती है। ऐसा तो मतलब नीट में नहीं पूछा गया, अभी जे मेंस में पूछा गया है। देखिए ध्यान से, द डेल्टा एच वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड इज 60 किलो जूल पर मोल। यानी क्या दिया है क्वेश्चन में, तुरंत लिखते चलो। डेल्टा एच वेपोराइजेशन दिस इज इक्वल टू 60 किलो जूल पर मोल। देखिए यहाँ पे ये जूल में दिया है, वो किलो जूल में, तो इसको हम क्या कर दें, 60 दिया है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके इसको क्या कर दें, 60,000 जूल पर मोल। क्या दिया हुआ है, ये डेल्टा एच दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, देन वैल्यू ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस कितना दे दिया, डेल्टा एस वेपोराइजेशन कितना दिया, 200 जूल पर केल्विन पर मोल। ए बाबू इतना सड़ेला क्वेश्चन देखो। डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन TB,
क्योंकि वेपराइजेशन टीवी लिख दो। पूछा बॉइलिंग पॉइंट, तो टीवी क्या हो जाएगा डेल्टा एच बाई, बस याद रखना यूनिट कन्वर्जन, यूनिट का मतलब आपस में बराबर होना चाहिए, तो उसको जूल में कर लो तो उसको किलो जूल में कर लो। तो क्या मिला आपको 60,000, 60,000 बटे 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 कितना 200, यानी कि 300 केल्विन, यानी कि 300 केल्विन पे क्या हो जाएगा, ये बॉयल कर जाएंगे भैया हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन फटाक से, क्वेश्चन ज़्यादा समय ले लेता है, लिखिएगा 900 जूल पर ग्राम, क्वेश्चन 900 जूल पर ग्राम हीट सप्लाइड to water, calculate entropy change in vaporization of water। ध्यान से देखें, 900 जूल पर ग्राम हीट सप्लाइड टू वाटर, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज इन वेपराइजेशन ऑफ वाटर। तो 900 जूल पर ग्राम दिया हुआ है, ध्यान से देखो, तो जूल पर ग्राम दिया हुआ, देखो जूल पर मोल नहीं दिया है, याद रखना। इसको मोल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, देखिए हमको पता है डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एस बाई टीबी। तो डेल्टा एस पूछा है, डेल्टा एस क्या हो जाएगा, डेल्टा एस क्या हो जाएगा बाबू, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एच इंटू, एक सेकेंड, डेल्टा एस क्या होता है, डेल्टा एच अपॉन टीबी। तो डेल्टा एस कितना दिया हुआ है, इतना हीट सप्लाइड है, यानी कि डेल्टा एच क्यूपी दिया हुआ है। तो क्यूपी दिया हुआ है, तो हमको क्या पूछा है, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज, डेल्टा एस पूछा सीधे। तो डेल्टा एच क्या लिख देंगे, डेल्टा एच वाटर है तो अपने आप 373 केल्विन, इसको मान लो, कितना मान लो 373 केल्विन, क्योंकि कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब डेल्टा एस की बात करें अगर, तो डेल्टा एस का डेल्टा एच कितना दिया है बाबू, 900 अपॉन 373। तो 900 क्या दिया है बाबू, ये ग्राम दिया है, आंसर मान लो मोल में दिया रहेगा हमेशा पक्का, इसीलिए जूल, ये याद रखना पर ग्राम इसीलिए दिया है। तो हम क्या करेंगे, मोल कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बताइए बोलो। तो नंबर ऑफ मोल क्या होगा, देखिए ध्यान से, अगर हम ये पूरा निकाल दें जूल पर ग्राम मिलेगा, अगर इंटू 18 कर दें, क्या कर दें, अगर इंटू 18 कर दें तो काम बन जाएगा। तो जो भी कर लीजिएगा इसको, बस यही इतना था इसका, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना है 18, उससे गुणा करना है, आपको मिल जाएगा पर मोल। देख लीजिए आगे देखा जाए। चलिए इतने क्वेश्चन दो थे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत किसी को। अब देखिए बाबू, तो मैंने आपको दो एक्सेप्शन बनाए थे बॉइलिंग ऑफ वाटर। देखिए याद रखिए, एक बात याद रखिएगा हमेशा कि देखो एंट्रोपी रैंडमनेस का मेजरमेंट है, मैंने बता रखा है। मैंने दो आपको इसमें क्या एक्सेप्शन बताया, एक्सेप्शन क्या था, बॉइलिंग ऑफ एग। जब आप एग को बॉईल करते हो तो एग के अंदर पानी वाला पूरा मटेरियल होता है और वो बॉईल होकर सॉलिड में बन जाता है। तो आपको ये लगता होगा कि बाबू लिक्विड से सॉलिड बना, एंट्रोपी घट गई, लेकिन हमने क्या बताया कि जो बॉयल होता है, जो अंडा होता है, उसके जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स, वो एक्चुअल में किस में होते हैं बाबू, वो क्वाइल फॉर्म में होते हैं। किस में होते हैं, क्वाइल फॉर्म में। जब पढ़ेंगे आप कि उसका मतलब कि जो टर्नरी, देखिए टर्नरी नहीं, क्वाटरनरी जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो डीनेचर्ड हो जाता है जब हम उसे हीट करते हैं, और जिसकी वजह से उसकी अनक्वाइलिंग हो जाती है, क्वाइल से टूट टूट के छोटा छोटा हो जाता है, और अनक्वाइलिंग होने की वजह से उसका एंट्रोपी बढ़ जाता है। इसीलिए हम कहते हैं जब बॉइलिंग करते हैं अंडे को तो एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह से इसका उल्टा होता है रबर के साथ। जब हम रबर को स्ट्रेच करते हैं, जब आप रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो तो आपको लगता है कि वो फैल रहा है, वो बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रही है, डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले से किसमें होते हैं, अनक्वाइल्ड स्टेज में होते हैं। किसमें होते हैं, अनक्वाइल्ड। और जब आप उसे खींचते हो तो वो क्वाइल्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, घट जाती है। याद रखिएगा इसको, ठीक है ना। ओके, मिलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में हम डिराइव करेंगे फॉर्मूला कि डेल्टा एस फॉर एनी प्रोसेस, एनी जनरल प्रोसेस, सिलेंडर पिस्टन प्रोसेस के लिए, ठीक है ना। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।